हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी लेक्चर 28 इन आर सी सैट प्रैक्टिस सीरीज इनिशिएटिव फॉर अ अटेम्प्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 23 एंड 24। तो अगर आप 23 या 24 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपको पता है स्टेज 1 इज़ ऑफ प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में होते हैं दो पेपर, वन इज़ ऑफ जीएस एंड अनदर इज़ ऑफ सी सैट। सी सैट में आपको पता है बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आते हैं। तो हमने इस सीरीज़ में जो है ऑलरेडी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखा है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस देखा है, जैसे कि हमने कैट का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो भी आपको क्वेश्चन दिखता है उसके पीछे का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अगेन कुछ मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस है, क्वांट के भी हैं, आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी हैं, तो आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। आप इस वीडियो का अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठे और जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता है पहले उसको अटेम्प्ट करें और फिर जो है उसका आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 778 किलोमीटर्स. A train covers the journey from A to B at 84 km per hour and return back to A with a uniform speed of 56 km per hour. Find the average speed of the train during the whole journey. अब देखिए इस होल जर्नी के दौरान जो है एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। जनरली आपको पता है व्हाट हमने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में देखा भी था कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया जिसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये बस कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का। हम लोग एवरेज स्पीड क्यों पढ़ते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक पर्सन जो है, अभी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए कि एक पर्सन जो है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है। ठीक है, जैसे आप जो है मुंबई से पुणे जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि मुंबई से आप पुणे जा रहे हैं तो ओवरऑल आपका जर्नी में आपका डिफरेंट स्पीड्स रहा होगा। कभी आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है गाड़ी चला रहे हैं, कभी 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया भाई, आपने जितना भी टाइम लिया, वो आपका एवरेज स्पीड है। भले आपका बीच में कभी 60 किलोमीटर था, कभी 100 किलोमीटर था, कभी कुछ और स्पीड था, लेकिन ओवरऑल जर्नी के लिए जो आपका एवरेज स्पीड था वो आपका था जो भी आपने निकाला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पर देखिए क्या है कि एक ट्रेन जर्नी करता है, कवर करता है जर्नी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एक पॉइंट से ए से बी जो है एक ट्रेन मूव करता है, पहले इस डायरेक्शन में जाता है और इस डायरेक्शन में उसका स्पीड कितना है आपका 84 किलोमीटर पर आवर, और लौट के रिटर्न जर्नी में जब आता है तो उसका स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। अगर एक साइड का डिस्टेंस डी मान ले तो फर्स्ट में जैसे हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डी प्लस डी, क्योंकि लॉट के सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितना हो गया आपका ट्वाइस डी। ठीक है, अभी हम लोग डिस्टेंस का वैल्यू नहीं लिख रहे, अभी हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको डी से, तो ट्वाइस डी। ठीक है, अब टोटल टाइम कैसे निकालें, तो देखिए सबसे पहले वो ए से बी अगर जा रहा था तो डिस्टेंस डी कवर कर रहा था और कितने स्पीड से कर रहा था 84 किलोमीटर पर आवर, तो उस समय टाइम कितना हो गया, उसका टाइम हो जाएगा डी बाई 84। ठीक है, और अगर हम लोग करें दूसरा बार जब लौट के आया तो उसका स्पीड था 56 किलोमीटर पर आवर, तो उस समय उसका टाइम कितना था डी बाई 56। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा तो अगर मैं इसमें आपको डी का वैल्यू नहीं भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर आपको दे दिया था ना कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 778 किलोमीटर है, ये डेटा मेरे यूज का ही नहीं है। ये अगर नहीं भी दिया रहता तो भी हम मेरा जो है एवरेज स्पीड निकल जाता, क्योंकि देखिए डी यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपका एवरेज स्पीड कितना हो गया बेसिकली 84 इंटू 56 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 84 इंटू 56 और ऊपर है ऑलरेडी है 2 डिवाइडेड बाई 84 प्लस 56। ठीक है, तो 84 प्लस 56 आपका कितना हो जाएगा 90 प्लस यानी 140 हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे जो है कट करके लिख दे रहा हूँ, दिस इज 140। अगर इसको 2 से करते हैं तो 2 कितना हो गया 70, ये 84 है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, और 1.2 अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 कितना हो गया 56 का, जल्दी से बताइए। अगर आपका हो गया दिस इज 10.2, 56 में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 56 में अगर 10.2 होगा तो 67.2 किलोमीटर पर आवर, तो आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन आपसे जो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Average of 10 number is 30. Later on, it was observed that the number 15 and 23 were wrongly taken as 51 and 32. ठीक है, दी करेक्ट एवरेजेस। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हमने इसका तरीका जो है ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ऐसे अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो कैसे है, देखिए 10 नंबर का पहले हम लोग बेसिक से बनाते हैं, फिर जो जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, जैसा हमने एवरेज का क्वेश्चंस बनाया उस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एवरेज है आपका 10 नंबर्स का 30। ठीक है, जब तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 नंबर दिए हुए हैं, ये कितना है 10 नंबर का सैंपल है, और इसमें जितने भी नंबर है उसको अगर आप जोड़िएगा तो उनका बोलेंगे, उसको बोलेंगे सम, और उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमें जो है एवरेज मिल जाएगा। यही आपको दिया हुआ है। तो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 30 है, और कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, तो इनका सम कितना हो गया, सम विल बी इक्वल टू एवरेज कितना हो गया, आप बोलेंगे 30 एंड इंटू 10, तो आपका कितना हो गया, दैट इज 300। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट 15 एंड 23 आर रॉन्गली टेकन एज 51 एंड 32। तो 15 को 51 मान लिया गया है, 23 को 32 मान लिया गया है। तो यानी हमारा जो डिफरेंस है, पहले अगर उसको हम लोग इस सम से हटा दें तो हमें नया सम पता चल जाएगा, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें करेक्टेड एवरेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 और आप बोलेंगे तो 51 में कितना डिफरेंस है आपका, 36 का डिफरेंस है, और 23 और 32 में कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। यानी बोल सकते हैं 45 जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ लिया था ना इन्होंने। तो इस 45 को हम लोग 300 से हटा देते हैं तो कितना हो गया आपका, जल्दी से बताइए आपका कितना हो गया, 255। और जो आपका जो है इसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं क्योंकि आपको करेक्टेड एवरेज चाहिए तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 25.5। ठीक है, तो हमारा जो है निकल के आ गया। आप डायरेक्टली भी, अब देखिए ये क्वेश्चन को आपने इतना जो है थोड़ा सा लाइन, ऑब्वियसली आपने जो है बेसिक तरीके से ही सॉल्व किया है, लेकिन आप इसको इस तरह से सोचिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्स्ट्रा जो अगर आप बोलेंगे 15 और 23 को गलती से 51 और 32 जो है वो रीड कर लिया गया था, तो एक्स्ट्रा जो इन्होंने मतलब गलती से रीड किया था दैट वाज 45। ठीक है, जस्ट आपका 45 जो है वो, तो अगर इस 45 का इफेक्ट हम लोग इस 30 के मतलब इस एवरेज 30 से निकाल दें तो हमारा करेक्टेड एवरेज हमें मिल जाएगा। तो बस क्या करिए, 45 को आप 10 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया आपका 4.5। बस 4.5 को आप जो है 30 से माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 26.5। हमने सेम ही काम किया है, लेकिन अगर आपको इस तरह से आप सोचते हैं तो थोड़ा सा आप टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से भी आप प्रोसीड करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A bicycle marked at rupees 2000 is sold with two successive discounts of 20% and 10%. An additional discount of 5% is offered for cash payment. The selling price of the bicycle at cash payment is, देखिए यहाँ पर क्या है, एक बाइसिकल है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा है इस तरह का क्वेश्चंस, और इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट या आप कुछ भी सक्सेसिव परसेंटेज वाला ऑपरेशन जो करते हैं। अब इसमें है क्या, देखिए कि एक बाइसाइकिल है जिस पे मार्क्ड प्राइस है उसका ₹2000। अब हो क्या रहा है कि इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब इस अमाउंट को पहले 20% से डिक्रीज किया जा रहा है। अभी मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ, फिर बाद में इसको सॉल्व करूंगा। पहले इसको 20% से डिक्रीज किया जा रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 20% आपने ऑफ कर दिया, 20% डिक्रीज किया जा रहा है। फिर जो भी अमाउंट जो अमाउंट आएगा उसको फिर फर्दर 10% से डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, और अगर कैश पेमेंट करता है तो एक एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, वो है आपका 5%। तो आपको पता है इस तरह का ऑपरेशन जो है परसेंटेज का हम लोग कैसे करते हैं, थ्रू फ्रैक्शंस। सबसे इजी होता है क्योंकि जल्दी से कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। ऐसे आपको पता है 20% आप जो है 2000 का निकालिए, फिर उसको माइनस करिए, फिर जो भी आता है अमाउंट उसका 10% निकालिए, उसको माइनस करिए, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है अगर आप किसी भी अमाउंट में 20% घटा रहे हैं तो 20% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है, आपको हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज 1/5। तो अगर आप किसी भी चीज़ का 1/5 पार्ट हटा दे रहे हैं तो बच कितना रहा है, 4/5 पार्ट। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जब 2000 है, ठीक है, अगर आपने उसमें 20% डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट बचेगा, इनटू कर देंगे 4/5। तो ये हो गया जो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद अमाउंट बचा। उसके बाद क्या है आपका 10% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने बचेगा, मतलब 9/10 बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 से, और फिर एडिशनल आप 5% अगर डिस्काउंट देते हैं तो 5% के करस्पॉन्डिंग आपका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। डिस्काउंट दे रहे हैं कितना हो गया, 1 - 1/20, तो कितना हो जाएगा
आप यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ 19/20। ठीक है, अब आप देखिए 50 और ये 20, दिस इज़ 1000, तो ये कट गया आपका। आपका कितना बचा, 9 4 36, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे 36 जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर इसको चेक करते हैं दैट इज़, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 2, ये ट्वाइस कट गया, ये 8 एंड जो है 8 9 से आपका जो है दिस इज़ 72 एंड इंटू 19, तो 9 2 18, कैरी ओवर 1, 7 9 63, ये हो गया 64, 1 2 7 8 6, दिस इज़ 1368। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने बोला देखिए, हमने जो है आपको पता है परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये हमने पहले भी कर रखा है, क्योंकि इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगेन जैसे अगर आप 20,000 का अगर आप 20% निकालते हैं तो आप 400 पहले माइनस कर दिए तो वो बचेगा 1600 में फिर आप 10% माइनस करिए तो उसमें 160 आप माइनस करेंगे तो फिर आपका जो अमाउंट बचेगा, और फिर अगर आप उसमें 5% माइनस करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। लेकिन हमने क्या किया, फ्रैक्शंस के थ्रू किया, तो आप जो है जल्दी से इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका CSAT 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम द इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। Current production model rely heavily on fossil fuels. We now know that this is unsustainable because the resources are finite. The close link between economic growth and greenhouse gas emissions need to be served for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure. But most developing countries are hampered by high cost and low availability of clean energy sources. Developed countries need to support developing countries transition to sustainable human development. तो बेसिकली अगर आप एक फर्स्ट बार अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा तो आपको क्या आइडिया मिल रहा है कि ये जो है सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्लीन एनर्जी के बारे में बात हो रही है। और हम लोग देखते हैं पहले, देखिए जब आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको एक रफ आइडिया लग जाता है पैसेज का। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जो हमने पहले भी किया है, जो हमने पैसेजेस का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आप फर्स्ट टाइम जब रीड करते हैं तो जब आप उसको रीड आउट करिए, आपको एक जो है रफ आइडिया मिल जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन जब देखें उसके अनुसार आप पैसेजेस के उस पोर्शन पर जो है आप इम्फेसिस करें जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी बोला है कि कुछ थंब रूल है पैसेजेस को सॉल्व करने का कि हमेशा मोर इनकम्पासिंग ऑप्शंस जो होते हैं, जो मोर ब्रॉड ऑप्शंस होते हैं, उसको आप चूज करिए तो आपका जो है सही होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बात हो रही है अनसस्टेनेबिलिटी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे है, करंट प्रोडक्शन यहाँ पर कैसे अनसस्टेनेबल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हैविली ऑन फॉसिल फ्यूल्स पे। ये है वन ऑफ द रीजंस ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी कि हमारा जो प्रोडक्शन मॉडल है वो हैविली रिलाई करता है फॉसिल फ्यूल्स पे। और आपको पता है फॉसिल फ्यूल जो है वो इज अ आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, अनसस्टेनेबल आपका बोल सकते हैं रिसोर्स है। तो इसी कारण आपका सबसे पहले एक अनसस्टेनेबिलिटी का हमें एक रीजन पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट अगर आप सेंटेंस देखेंगे हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल यही तो बात है, क्योंकि हमने बोला कि जो रिसोर्सेज स्कार्स है जैसे फॉसिल फ्यूल जो है उसका आप पता है कि वो फाइनाइट अमाउंट में हमारे पास है, तो इसी कारण जो है हमें जो है ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। उसके बाद क्या है आपका जो है थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ रीसाइक्लिंग। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, बताइए, क्योंकि इसी का तो बात हो रहा है ना कि हमें रीसाइक्लिंग इस तरह के जो है चीज़ों में इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ये अनसस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्शन पैटर्न शो करता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपका सही ऑप्शन हो गया 1 and 2, क्योंकि स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ रीसाइक्लिंग से जो है हम लोग का वो सस्टेनेबल की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका CSAT 2022 का क्वेश्चन है। अगर आप पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है, वही पैसेज आपको दिया हुआ है, इस पर बेस जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय, फर्स्ट है मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, सेकंड है
प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स। थर्ड है आपका एनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। अब देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है ये क्वेश्चन जो है अभी अगर आप बोलेंगे इस साल थोड़ा सा डाउटफुल है, इसके ऑप्शंस को देखेंगे जब तक ऑफिशियल की नहीं आ जाता है तब तक हमें सही आंसर नहीं पता चलेगा। लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रहना है। वैसे सारे ऑप्शंस जो कि कोर मैसेज से रिलेटेड हैं किसी भी पैसेज के, जैसे इस पैसेज में क्या बात हो रहा है कि हमारा जो करंट जो प्रोडक्शन पैटर्न्स है वो बहुत अनसस्टेनेबल है, क्योंकि हम लोग जो है वैसे रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि आपका बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल है, जैसे फॉसिल फ्यूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर कुछ हम लोग देखें इंपॉर्टेंट चीज, द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड्स टू बी सर्व फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टू बिकम ट्रूली सस्टेनेबल। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है कि हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बीच में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग ट्रूली सस्टेनेबल बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो इसके वर्स्ट इफेक्ट हैं उसको एलिविएट करने के लिए अपना रिसाइकलिंग एक्सपैंड कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट यहाँ पे बोला गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आर हैम्पर्ड बाई हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके पास एक तो हाई कॉस्ट है ये जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं, दूसरा अवेलेबिलिटी इनके पास नहीं है। तो इनके लिए ये मुश्किल हो रहा है कि ये बैलेंस बना पाएं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट, या आप बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो रिलेटेड है, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास रिसोर्स क्रंच है, पैसा भी नहीं है। ठीक है, और इनके पास अवेलेबिलिटी भी नहीं है। वहीं तो ये पे बोला जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर एक जिम्मेदारी आती है डेवलप्ड कंट्रीज को कि वो मदद करें डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांजिशन करने में टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज कैन ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि लो कॉस्ट पे अवेलेबल करा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक ये दिया हुआ था कि यहाँ पर जो कॉस्ट यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि जो एक तरह से हिंड्रेंस है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्या, हाई कॉस्ट। तो अगर इस चीज़ को अगर लो कॉस्ट में प्रोवाइड करती है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज तो ये डेफिनेटली एक सही डायरेक्शन में एक ये वर्क होगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है। अगर आप देखेंगे दूसरा, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंप्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगेन उसी डायरेक्शन में टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी मूव करने के लिए जो है इस तरह से आपका जो है डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सकती है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हुआ। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये कहीं पर आपको नहीं दिया हुआ है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन्स दे, इस तरह का बात नहीं हुआ है, लेकिन उनको बोला गया है कि आपको ट्रांजिशन में मदद करना है डेवलप्ड कंट्रीज को, और बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आप बोल सकते हैं फाइनेंशियली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला वाला भी आपका फाइनेंशियल हेल्प है, दूसरा वाला भी फाइनेंशियल हेल्प है। तो अगेन जो है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, एनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, अगेन ये भी जो है आपको ऑब्वियसली एक तरह से मोटिवेशन देना पड़ेगा और आपको एक तरह से हेल्प करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांजिशन करने के लिए। ठीक है, इनको एनकरेज करना पड़ेगा कि आप जो है क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करें। ठीक है, तो ये भी आपका जो है स्टेटमेंट सही है। अगेन मैंने आपको क्या बोला कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पैसेज में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इससे आपको समझ में आ रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज को हर तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना है ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बहुत लोगों ने इसका मार्क किया था ओनली ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट की बात हुई थी और यहाँ पर कॉस्ट जो है आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ था, और बहुत लोगों ने 2 और 3 को नहीं मार्क किया था। लेकिन हमारे अनुसार जो है इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए D 1, 2 एंड 3। अगेन जो ऑफिशियल किया आएगा यूपीएससी का तभी हमें पता चलेगा कि राइट ऑप्शन क्या है। इसमें अभी बहुत लोगों ने A मार्क किया है और कुछ लोगों ने D मार्क किया है। ठीक है, लेकिन हमारे अनुसार जो है इसको D होना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं हर वो ये चीज़ बता रहा है कि इस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सकती है इन मेकिंग दी ट्रांजिशन, ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने आज देखा कुछ क्वेश्चंस, जो कि इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग जो है आगे वाले क्लासेस में भी लेते आएंगे टिल आपके प्रीलिम्स। वहाँ पर आपको क्या है, बस आपको धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते चलना है। 2-3 कॉम्प्रिहेंशन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत मोर देन एनफ है, आप CSAT के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे और
कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे परसेंटेज, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इस तरह के कंसेप्ट्स को ना आप ब्रशअप करते रहिए। अगर आप आगे भी पढ़ रहे हैं तो पुराने कंसेप्ट्स को ब्रशअप करते रहिए। ब्रशअप कैसे करेंगे? एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा लीजिए परसेंटेज का, एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको सॉल्व करिए। अगर आपसे बन रहा है तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हैं, घबराने का जरूरत नहीं है। आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, आपका बेसिक्स क्लियर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा टेस्ट, और जो है आप आराम से इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं सीसैट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।